अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत है। जिस इमारत के अंदर खड़े होकर अब हम व्लॉग्स नहीं कर सकते, लिहाजा बाहर खड़े हैं। कुछ दोस्तों को दावत दी है। मेरे साथ कंबर जैदी मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। इन दोनों साहिबान को आज तकलीफ़ देने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल ही चंद फीट के फासले पर एक अदल की देवी, एक स्टैचू यहाँ पर लगाया हुआ होता था। एक तवील अरसे से वो स्टैचू यहाँ पर मौजूद था, मगर आजकल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस स्टैचू को भी आर्जी तौर पर उतारा गया है। और हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनको हम बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक बहुत बड़ा दाई भी समझते हैं, वो यहाँ पर अब कोई मोनूमेंट बनाने जा रहे हैं। उस पर हाल ही में एक ट्वीट भी किया था मैंने, अदल की देवी से इंसाफ के मकबरे तक या बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरे तक। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब। पहले इनको दावत देंगे, इससे पहले कि हम अपने आज के मौजू पर बात करें। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, उसके बारे में ज़रा बताएं। उन्होंने वो अपील दायर की है, उस अपील में वो क्या कह रहे हैं? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो उनके कागजात नामजदगी हैं, सबसे पहले रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए, फिर उसके बाद जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो गए, वहाँ से भी मुस्तरद कर दिए गए। अब उनकी जो इतराज़ात थे उसमें उनके कुछ असासे हैं जो कहा गया कि उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उन्होंने जो अपने फॉर्म है, जो नॉमिनेशन फॉर्म है, उसमें असले के भी मुतल्लिक जो उनके पास है वो भी नहीं लिखा। तो उस हवाले से बुनियादी तौर पर उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में उन्होंने कहा है जी कि उन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी 2024 का फ़ैसला है वो कलअदम करार दिया जाए। साथ उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं, वो आपके नाज़रीन तक पहुँचा देते हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझ पर इतराज़ उठाया गया कि लाहौर मॉडर्न आटा मिल्स कोई है जिसमें मेरे शेयर हैं। जिन फ्लोर मिल का इल्ज़ाम लगाया गया वो ना सिर्फ गैर फ़ाल है, बल्कि इसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोला गया। साथ ये भी कहा गया कि इस फ्लोर मिल के शेयर में मैंने कभी नहीं ख़रीदे। साथ वो ये बता रहे हैं कि जी इस फ्लोर मिल की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये असूल तयशुदा है कि ज़ाहिर ना किए जाने वाले असासे पर न्यायाली नहीं हो सकती, और जो अगर कोई उम्मीदवार जो है वो असासे ज़ाहिर नहीं करता तो उसकी इंटेंट देखी जाती है कि वो किस नीयत से वो ज़ाहिर नहीं कर रहा। साथ उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। वो कह रहे हैं कि जो शेयर्स मेरे साथ मंसूब किए जा रहे हैं, इनकी कुल मालियत जो है वो 24,805 रुपये बनती है, यानी इन 24,000 की वजह से मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी। साथ वो ये भी बताते हैं कि मैंने जो अपने मुकम्मल असासे हैं वो 175 मिलियन रुपए हैं जो कि मैंने ज़ाहिर कर रखे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन असासों में 57 मिलियन से ज़ायद जो रकम है वो नकद मेरे पास है, वो भी मैंने ज़ाहिर की है। और साथ ये भी कहा गया कि मेरे ऊपर ये इतराज़ भी लगाया गया कि असले के जो 7 लाइसेंस है मेरे पास, मैंने वो भी ज़ाहिर नहीं किए। लिहाजा वो कहते हैं कि कागजात नामजदगी में तो असला लाइसेंस ज़ाहिर करने का कोई कालम ही मौजूद नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब ने तफसीलात से हमें आगाह किया। अच्छा, एक मुझे एक बात याद में आ रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक ज़मानत की दरख्वास्त भी थी जो एक समात हुई, उसके बाद आज तक समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। वो कहाँ गई? केस की फ़ाइल दब कर रह गई, क्या हुआ? देखिए, वो ज़मानत की दरख्वास्त बिल्कुल ऐसा ही है। वो लगी थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास वो केस लगा था, और इनके वकील साहब जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं वो खासा तैयार भी नहीं होकर आए थे, और वो सियासी बातें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से खोसा साहब थे, तो वहाँ पर उनको काफ़ी डांट डपट का भी सामना करना पड़ा था। और फिर हमें सिर्फ इतना याद है कि वो केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुआ था। ना तो अर्ली हेयरिंग की चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कोई दरख्वास्त आई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस लगाया। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हमने कंबर जैदी साहब को भी दावत दी है। अपने जो अब हमारा आज का मौजू है उस पर आते हैं और आगाज़ इनसे करते हैं, और उसके बाद वसीम मलिक साहब से पूछेंगे। इन्होंने भी हाल ही में कुछ वीडियोस की हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए उनको दावत दी है। पहले कंबर जैदी साहब, आप और मैं, हमने लगभग एक साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को तकरीबन 8-10 साल पहले शुरू की थी, और आप उस वक्त जियो न्यूज़ में थे। हम उस वक्त कमरा अदालत नंबर 5 में, गालिबन मुझे याद पड़ रहा है, जब नैब के केसेस हुआ करते थे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत हुआ करती थी, और बड़े जोशीले अंदाज में रिमार्क्स आया करते थे। और हम जो यंग जर्नलिस्ट थे, हम ये समझते थे कि ये एक जज है जिससे आप तवक्को कर सकते हैं कि जब ये चीफ़ जस्टिस बनेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर रूल ऑफ़ लॉ होगा, बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज आपका वही मौक़िफ़ है? अदील साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मैं अपनी बात करूंगा, मैंने बड़ा आइडियलाइज़ किया है। उनके
तलोर केस में फ़ैसले से लेकर चौधरी निसार तक उनके सींग अड़ाना और उसके बाद फिर इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसले देना, मैं समझता था कि ये एक ऐसा जज है। मैं मेरी बाकायदा तस्वीर उनके साथ मौजूद हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सारे चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते थे, गुलजार अहमद साहब के साथ, उमर अता बंदियाल साहब, साकिब निसार साहब के साथ, तो मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ तस्वीर खिंचाता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि बड़े बाअसूल और ऐसे जज जो कि ना डर हैं और जुर्रतमंदाना फ़ैसले करते हैं। और पूरे बेंच में अगर किसी एक जज हमें डिफरेंट नज़र आ रहा होता था, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डाइसेंट करने की डाइसेंट। और आपको पता है कि जब वो आए तो मैंने बड़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी की सोशल मीडिया पे, जो है उनके हवाले से लिखा कि बड़े एग्जाम्पलरी जो है इक़दामात लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। यार जज ने प्रोटोकॉल नहीं लिया, यार जज ने जो है उसने अपनी बीवी को साथ खड़े होकर ओथ लिया। फिर बाद में समझ आई कि ये तो सारा आई वॉश था। मतलब एक जज का जो बुनियादी काम है, वो जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे तो इंसाफ करे और इंसाफ होता लोगों को नज़र आए। सॉरी टू से, मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये जो फ़ैसला था, जो इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ से बल्ला दे छीना है, इससे बुरा फ़ैसला अदलिया की तारीख़ में साकिब निसार ने भी बहुत बुरे फ़ैसले किए, लेकिन ये उन्होंने, आप ये कह सकते हैं ना कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में अपने टेन्योर में जो इंसाफ का ताबूत है उसमें आखिरी कील ये ठोका है। सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा उन्हें जस्टिस मुनीर की तरह, और तारीख़ में याद रखा जाएगा कि जो चीफ़ जस्टिस साहिबान दिलेर गुज़रे हैं उनकी कई फ़हरिस्त में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इस फ़ैसले के बाद जो लेगेसी वो लेके चल रहे थे, वो सारी लेगेसी अनफॉर्चुनेटली, मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि JIT बन रही है, मुझे पता है कि इस टाइम जो है वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन भी मुतवक्की है, लेकिन हमने सच बोलना है, आपकी आवाम को सच बताना है। बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं चीफ़ जस्टिस साहब से, जो उनकी जानिब से फ़ैसले किए गए हैं, और ये हमारे दिल की आवाज़ है जो हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल आइडियल थे, लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस के मनसब पे बैठे हैं तो उनका जो जितनी रिस्पेक्ट और जितना हम ये समझते थे कि ये एक आके रेवोल्यूशन ले आएंगे अदलिया में, एक बड़ी ऐसी चेंजेस आएंगी कि हम राइट नाउ जो माहौल है इमरान खान साहब को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है, एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, उसमें ये जज आके कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकला है। मेरा ख्याल से वहाँ पे हमें ज़ाती अनाद का अंसर एक नज़र आया। इसमें एक चीज़ ये भी है, चले हम क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं करेंगे, एक चीज़ ये भी हमने ये भी देखना है तस्वीर का दूसरा रुख। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या ये भी एक वजह है कि वो अब जिस ओहदे पर आ चुके हैं वहाँ पर उनको चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको हैंडल भी करना होता है? यार बिल्कुल अदील, इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है कि चीफ़ जस्टिस का जो मनसब है उसमें बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आपको फ़ैसले करने होते हैं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर ये भी बिल्कुल नहीं भूल जाना चाहिए कि आप पहले से लेगेसी क्या लेके आ रहे हैं, आपने आगे जाके जवाबदेह भी होना है, और आपकी ये जो 1 साल या 8 महीने या 12 महीने या 2 साल की जो टर्म है, इसके बाद तारीख़ आपको कैसे याद रखेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और इन सब फैक्टर्स को मिला के मुझे पता है बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, मुझे पता है कि हो सकता है कुछ फ़ैसले आपको स्टेट्स के हक़ में करने पड़ें और वो मजबूरन भी करने पड़ें या ना चाहते हुए भी करने पड़ें, लेकिन इन सब का हसीन इम्तिजाज होना चाहिए ना, स्टेट का इंटरेस्ट भी ना। अगर आप बिल्कुल एक साइड पे हो जाएंगे तो सर अनफॉर्चुनेटली बात है सर, इंसाफ आपने जब करना है तो आपने तो फिर ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपने ये देखना है कि उसकी फ़ाइल में क्या। और ये जिस इंसाफ की देवी की यहाँ पे मकबरा बना है ना, ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी आंखों पे पट्टी होती है। अदील साहब वो ये नहीं देखते कि तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर हुई है तो इसमें सरदार तारिक मसूद जज लगाना है, या ये जो दूसरी दरख्वास्त, आप हंस रहे हैं, मैं ये सही बातें कर रहा हूँ, और या फिर दूसरी दरख्वास्त दायर हुई है मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ। JIT बनी है, हमारे भी नाम आ सकते हैं, मेहरबानी करें। ऑन अ लाइटर नोट नाज़रीन, जो बातें की हैं फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हैं, और अपना हाले दिल आज कमर ज़ैदी साहब ने बड़े अरसे के बाद बयान किया है और काफ़ी खुलकर बयान किया है। इसी तरह की बात अभी रिसेंटली एक याद होगा वसीम मलिक साहब, अभी रिसेंटली हमने एक जो तरबीती वर्कशॉप है हमारे लिए ही मुनक्किद की गई थी, को कि वो बाद में एक सियासी जलसा बन गया, जिसमें हमारे सीनियर कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो तकरीबन 30-32 साल से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि ऑन फुट जो है वो ग्राउंड वर्क करते हैं यहाँ।
उन्होंने बड़ी उम्दा बात की जस्टिस अतर मिनल्ला को सामने बैठा देखकर। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती के साथ जब अयूब खान साहब हुकूमत में थे या जनरल ज़िया-उल हक साहब हुकूमत में थे, फ़ैसले उस वक्त भी आइन और कानून की रोशनी में ही होते थे और उसी तरह आज भी फ़ैसले आइन और कानून की रोशनी में हो रहे हैं। अब इसमें काफ़ी गहरी बात है। वसीम साहब, आप बताएं, आपने भी बड़े जोशीले अंदाज में एक वीडियो की है, कुछ ट्वीट्स भी आप लिख रहे हैं, थ्रेड्स भी कर रहे हैं। यार आप लोग क्यों पर्सनल हो रहे हैं काजी साहब से? सबसे पहले तो मैं आप दोनों की जिस तरह से मैंने बातें सुनी कि जब से आप चीफ जस्टिस का उस वक्त जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के, आपने उन्हें कवर किया और जो आपकी उनसे उम्मीदें थी, उस पर मैं आपकी दोनों की नज़र एक शेयर करूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। शायर कहता है कि निज़ाम इंसाफ़ व अदल पर ये न जाने कैसा ज़वाल आया, बरहना होकर सिसक रही हैं सदाकतें सब। एक दफ़ा फिर पढ़ दें। शायर कहते हैं, ये मुझे याद नहीं लेकिन मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, मैंने आपके लिए निकाल के रखा था ये, कि निज़ाम इंसाफ़ व अदल पर ये न जाने कैसा ज़वाल आया, बरहना होकर सिसक रही हैं सदाकतें सब। तो आप सदाकतें दिया करते थे और वो अब सिसक रही हैं, किस हालत में सिसक रही हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलें, अब अभी आपने एक बात की, उस पर छोटा सा कमेंट करके फिर मैं अपनी असल बात पे आता हूँ। आप लोगों ने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस की कुर्सी होती है उस पर आपको बहुत सारे मामलात को भी देखना पड़ता है। कुछ असूल जो थे वो जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब जब उस वक्त जस्टिस थे उन्होंने अपने लिए तय किए थे। उन्होंने बताया था, हाँ, जब उन्होंने बताया कि नहीं, एक जो चीफ़ जस्टिस है उसके जो अगर ये असूल हैं तो ये नहीं, ये होने चाहिए, और जब मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा। तो मैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब के किसी फ़ैसले को मैं कभी रियलिज़म पे नहीं देखता, मैं उसे आइडियलिज़म की कसौटी पर परखता हूँ। और आइडियलिज़म का तकाजा यही है कि आपने फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक करने हैं, और आप उसी मनसब की उस कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि हम जी शफाफियत और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, तो फिर माज़रत के साथ ये कोलो फेल में तज़ाद है। दूसरी बात वो ये कि आप जिस मकबरे की बात कर रहे हैं, आप जिस इस अदल की देवी और फिर ये जो एक मोनूमेंट बन रहा है, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब के अब तक दिए जाने वाले जितने भी सियासी फ़ैसले हैं मैं उन्हें एक साइड पर रखता हूँ। आल दो उन सियासी फ़ैसलों का बराह रास्त ताल्लुक़ भी बुनियादी इंसानी हकूक़ से है, लेकिन सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़, क्योंकि एक रियासत कैसे बनती है, उस रियासत का उसकी आवाम के साथ जो ताल्लुक़ होता है, जो असूल और जो ज़ाब्ते होते हैं, वो एक आइन एक ऐसी ज़िंदा दस्तावेज़ है जो तय करती है। यानी अगर रियासत जो है वो आइन में लिखे गए जो हकूक़ हैं वो शहरियों को देंगे तो ही जो शहरी हैं वो कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल ताल्लुक़ है, और उस आइन और कानून की जो हिफाजत है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब ने करनी है। और आप क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ 4 मिसालें आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस की रख देता हूँ। सियासी असूलों को छोड़ दीजिए, सियासी फ़ैसलों को छोड़ दीजिए। इस मुल्क में इस वक्त फ़ौजी अदालतों का एक मसला है, यहाँ पर केस आया, इंट्रा कोर्ट अपील इस वक्त लगी हुई है, वो बेंच इस वक्त मुतनाज़ शक्ल अख्तियार कर गया है। 104 लोगों के बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक़ है। अभी तक मैं अगेन बार बार एक बात कर रहा हूँ कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के, जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ुल एहसन के 11 दिसंबर के ख़त का अभी तक जवाब नहीं दिया गया। जो पिटिशनर हैं जवाद ख्वाजा साहब, वो भी बार बार यही प्ली ले रहे हैं कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला है, इस फ़ैसले को नहीं माना जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो केस लगना था, स्टे ऑर्डर के बाद अभी तक नहीं लगा। अगवान बाशिंदों की मुल्क से बेदखली, ये भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आया है, नतीजा आपके सामने है, 0 है। उसके साथ साथ जो इस वक्त जो जेन्युइन इशू है लापता अफराद का, उसमें बैठकर आपने फ़ैसले में तो चलें, यकीन दहानियाँ मांग ली, लेकिन आप ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं कि 2002 से अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो मौजूदा हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। हम पुराना मामला चाहे हल करवा ना सकें, लेकिन आगे हम गारंटियाँ ले लेते हैं कि लोगों को नहीं उठाएंगे। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो जो आइन जो इन शहरियों को उनके हकूक़ की ज़मानत देता है, वो फिर क्या बताएगा अपने शहरियों को कि आप अपनी दाद रसी के लिए कहाँ जाएं। एक और बहुत बात हुई है इस पर, एतजाज़ एहसन साहब की एक पिटीशन थी, वो एक मेकनिज़म के ख़िलाफ़ थी। यानी आपने रियासत को एक लाइसेंस दे दिया है कि 2018 में जो कुछ हुआ 2024 में उससे बढ़कर हुआ, 2028 में फिर उससे ज़्यादा होगा, और उस मामले को हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब के जो नाक़दीन हैं उनके मुताबिक वो एक सियासी जमात और उनके जो लीडर हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। यार वो लाखों करोड़ों लोगों को और पसंद नहीं होंगे, मगर जब आप इस मनसब पर बैठे हैं तो फिर जैसे कंवर साहब ने कहा कि फिर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपने फेस नहीं देखना, केस देखना है। आप ही हमें समझाते थे कि आप फेस नहीं केस देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, 2 मकबरे बन रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपके साथ एक बात की थी, 2 मकबरे, कंवर साहब, 2 2 मोनूमेंट्स बन रही हैं, 2 यादगारें बन रही हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ जिनका तहफ़्फ़ुज़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब ने करना था, उन्होंने जो उनका ब्रेन चाइल्ड है, जो उनका सबसे बड़ा मंसूबा है, उन्होंने कहा लॉन में ना एक मोनूमेंट बनवा दो।
और उसकी बुनियादी वजह वीडियो के इख्तिताम पर आपको हम दिखा देंगे। और उसकी भी उन्होंने बुनियादी वजह जो बताई वो ये थी कि बाहर लोग तस्वीर बनवाने आते हैं, चलें वो तंग होते हैं, वो यहाँ आएंगे, वो मोनूमेंट्स को भी देखेंगे, वो यादगार के तौर पर एक सिंबॉलिक एक उनके सामने भी होगा, वो तस्वीर भी बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे भी सही। और तो दूसरी ज़्यादातर तवज्जो इस वक्त ऑप्टिक्स पर है। हाँ जी। और दूसरा पार्लिमान जो वजूद में आती है इंतखाबात से, और जो जमहूरियत है उसकी जो बुनियादी असास है वो इलेक्शन है। पार्लिमान में बैठे लोग यानी सेनेट में बैठे लोग जिनका काम था कानून साजी करना, आइन साजी करना, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, करारदादें मंजूर कर रहे हैं कि इंतखाबात ना हो। और साथ में ही अब उनके फ्रंट साइड पर जो डी चौक पर एक खाली जगह थी वहाँ पर भी एक, चले मैं मकबरा नहीं कहता, वहाँ पे भी एक मोनूमेंट बन रहा है, और वो मोनूमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के जी वो जो गोल्डन जुबली थी वो मुकम्मल हो गई है, और वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स का मुकदमा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है वसीम मलिक साहब की भी, और जो इन्होंने बातें की है फैक्चुअली तो वो करेक्ट हैं। आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपके पास पूरा हक़ है, मगर हम बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर ये बात तो अब मैं नहीं कहूँगा कि हम काजी फाइज़ साहब से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो अब दम तोड़ चुकी हैं, एक तवील अरसा गुजर चुका है, बीत चुका है। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको ये चाहिए, उनके पास अब भी ये मनसब है और ये मनसब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मौजूदा हालात में जब इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि जो फ्रीकैन हैं उनके जायज़ ग्रीवेंसेस को सुने, एड्रेस करें, और मुल्क के अंदर जो हकीकी डेमोक्रेसी है जिसकी बात चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करते हैं उसको भी लाने की कोशिश होनी चाहिए। और ये तासुर सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए कि शायद किसी एक जमात को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, और ये तासुर भी अब शायद हमारी ज़बान तक ही नहीं है। आपके ही अदालत के जस्टिस अतर मिनल्ला अपने फ़ैसले में ये बात कह चुके हैं, एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, और अगर आप इस मामले को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर तारीख़ में आपको भी लोग बदकिस्मती के साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक फड्डा चलता रहा और वो जब रिटायर हुए उसके बाद फिर चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने और भी आईं। इसी तरह साकिब निसार साहब के साथ मंसूब किया जाता है नून लीग को कि उन्होंने नून लीग को टारगेट किया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक दूसरे के साथ मिलाकर देखा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वही काम दोहरा रहे हैं जो इनके प्रेडेसेसर्स किया करते थे, जो कि हम कम से कम समझ रहे थे कि ये नहीं होगा इनके होते हुए। बहरहाल अपने दोस्तों का कंबर ज़ैदी और वसीम मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।